अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। भारतीय वित्त प्रणाली। भारतीय वित्त प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, औद्योगिक कंपनियों तथा सरकार द्वारा वित्त की मांग होती है तथा इसकी पूर्ति की जाती है। भारतीय वित्त प्रणाली के दो पक्ष है, पहला मांग पक्ष तथा दूसरा पूर्ति पक्ष। मांग पक्ष का प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत निवेशक, औद्योगिक तथा व्यापारिक कंपनियों, सरकार आदि करते हैं, जबकि पूर्ति पक्ष का प्रतिनिधित्व बैंक, बीमा कंपनी, म्यूचुअल फंड तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं करती है। भारतीय वित्त प्रणाली को दो भागों में बांटा गया है, एक भारतीय मुद्रा बाजार, दो भारतीय पूंजी बाजार। एक, भारतीय मुद्रा बाजार को तीन भागों में बांटा गया है, असंगठित बाजार, संगठित बाजार तथा मुद्रा बाजार का उपबाजार। असंगठित बाजार के अंतर्गत देशी बैंकर, साहूकार और महाजन आदि परंपरागत स्रोत आते हैं। ग्रामीण और कृषि साख में इसकी बहुत भूमिका होती है। संगठित बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक शीर्ष संस्था है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं आती है। भारतीय रिजर्व बैंक देश में मौद्रिक गतिविधियों के नियमन का नियंत्रण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दो कार्य है, एक, सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य तथा दो, विकास संबंधी और प्रवर्तन कार्य। सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के निम्न कार्य किए जाते हैं। एक, करेंसी नोटों का निर्गमन। दो, सरकारी बैंकर का काम। तीन, बैंकों का काम। चार, विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना। पाँच, साख नियंत्रण एवं छह, आंकड़ों का संग्रहण और प्रकाशन। विकास संबंधी और प्रवर्तन कार्य के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के निम्न कार्य किए जाते हैं। एक, मुद्रा बाजार पर प्रतिबंधात्मक नियंत्रण। दो, बचतों को बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उत्पादन के लिए उपलब्ध कराना। तीन, लोगों में बैंकिंग की आदत बढ़ाने के लिए प्रयास करना आदि। दो, भारतीय पूंजी बाजार मुद्रा बाजार से इस बात से भिन्न है कि मुद्रा बाजार अल्पावधि की वित्तीय व्यवस्था का बाजार है, जबकि पूंजी बाजार में मध्यम तथा दीर्घकाल के कोष का आदान प्रदान किया जाता है। भारतीय पूंजी बाजार को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जाता है, गिल्ड एंड बाजार और औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। गिल्ड एंड बाजार में रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। गिल्ड एंड बाजार में सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है। औद्योगिक प्रतिभूति बाजार में नए स्थापित होने वाली या पहले से स्थापित औद्योगिक उपक्रमों के शेयर और डिबेंचर का क्रय विक्रय किया जाता है। यदि पूंजी बाजार में निजी निगम क्षेत्र के नए अंशों और डिबेंचर, सरकारी कंपनी की प्राथमिक प्रतिभूति या नई प्रतिभूतियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बांड्स के निर्गमों का क्रय विक्रय किया जाता है, तो ऐसे बाजार को प्राथमिक पूंजी बाजार कहते हैं। द्वितीयक पूंजी बाजार के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में होने वाले क्रय विक्रय तथा गिल्ड एंड बाजार में होने वाले क्रय विक्रय आते हैं। भारतीय पूंजी बाजार में पूंजी के स्रोत है, अंश पूंजी, ग्रहण पत्र, मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड, लीजिंग कंपनी, जोखिम पूंजी कंपनी आदि। महत्वपूर्ण तथ्य एवं शब्दावली। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून है। भारत में मौद्रिक नीति एवं साख नीति रिजर्व बैंक द्वारा ही बनाई जाती है और लागू की जाती है। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्रित तथा प्रकाशित होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में कमी के कारण बाजार में तरलता में वृद्धि होती है। सार्वजनिक बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक समूह सबसे बड़ा है, जो कुल बैंक जमा का लगभग 29% का नियंत्रण किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण बैंक देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। भूमि विकास बैंक मूलतः दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराने वाली संस्था है। भूमि विकास बैंक का आरंभ भूमि बंधक बैंक के रूप में 1919 में हुआ था।
था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 फरवरी 1964 में हुआ था। माइक्रो फाइनेंस की बढ़ती हुई मांग एवं उपयोगिता को देखते हुए इसके विनियमित विकास बैंक के लिए राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक को नियामक निकाय बनाने का सरकार का विचार है। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा बीमा कंपनी पर नियंत्रण किया जाता है और उनकी गतिविधियों पर नजर रखता है। मौद्रिक दरें 1 CRR नकद आरक्षण अनुपात CRR वह धन है जो बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास गारंटी के रूप में रखना होता है। 2 बैंक दर जिस दर पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है बैंक दर कहलाती है। 3 वैधानिक तरलता अनुपात SLR किसी आपात देनदारी को पूरा करने के लिए वाणिज्यिक बैंक अपने प्रतिदिन कारोबार नकद सोना और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के रूप में एक खास रकम रिजर्व बैंक के पास जमा कराते हैं जिसे SLR कहते हैं। 4 रेपो रेट रेपो दर वह है जिस दर पर बैंकों को कम अवधि के लिए रिजर्व बैंक से कर्ज मिलता है। रेपो रेट कम करने से बैंकों को कर्ज मिलना आसान हो जाता है। 5 रिवर्स रेपो रेट बैंकों को रिजर्व बैंक के पास अपना धन जमा करने के उपरांत जिस दर से ब्याज मिलता है वह रिवर्स रेपो रेट है। लीड बैंक योजना जिलों की अर्थव्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से इस योजना का प्रारंभ 1969 में किया गया, जिसके तहत प्रत्येक जिले में एक लीड बैंक होगा जो कि अन्य बैंकों की सहायता के साथ साथ कार्यक्रमों के माध्यम से वित्तीय संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करेगा। निष्पादन बजट कार्यों के परिणामों या निष्पादन को आधार बनाकर निर्मित होने वाला बजट निष्पादन बजट है। इसे कार्यपूर्ति बजट भी कहते हैं। जीरो बेस बजट इस बजट में किसी विभाग या संगठन की प्रस्तावित व्यय मान के प्रत्येक मद को शून्य मानते हुए पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। भारत में इसे सर्वप्रथम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CISR में लागू किया गया और 1987-88 से सभी विभागों व मंत्रालयों में लागू हो गया। आउटकम बजट इसके तहत प्रत्येक विभाग मंत्रालय के भौतिक लक्ष्यों को अल्प अवधि में निरीक्षण एवं मूल्यांकन के लिए रखा जाता है। जेंडर बजट इस बजट के माध्यम से सरकार महिलाओं के कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों और योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि का प्रावधान बजट में करती है। प्रत्यक्ष कर वह कर जिसमें कर स्थापित करता सरकार और करदाता के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है, अर्थात जिसके ऊपर कर लगाया जा रहा है सीधे वही व्यक्ति भरता है। अप्रत्यक्ष कर वह कर जिसमें कर स्थापित करता सरकार और भुगतानकर्ता के बीच प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, अर्थात जिस व्यक्ति संस्था पर कर लगाया जाता है उसे किसी अन्य तरीके से प्राप्त किया जाता है। राजस्व घाटा सरकार को प्राप्त कुल राजस्व एवं सरकार द्वारा व्यय किए गए कुल राजस्व का अंतर ही राजस्व घाटा है। राजकोषीय घाटा सरकार के लिए कुल प्राप्त राजस्व अनुदान और गैर पूंजीगत प्राप्तियों की तुलना होने वाले कुल व्यय का अतिरेक है, अर्थात आय प्राप्तियों के संदर्भ में व्यय कितना अधिक है। बॉन्ड अथवा डिबेंचर ऐसे ऋण पत्र होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा कोई संस्थान जारी करता है। इन ऋण पत्रों पर एक निश्चित अवधि पर निश्चित दर से ब्याज प्राप्त होता है। प्रतिभूति वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे शेयर, डिबेंचर व अन्य ऋण पत्रों के लिए संयुक्त रूप से प्रतिभूति शब्द का प्रयोग किया जाता है। बैंकिंग में भी ऋणों की जमानत के संदर्भ में प्रतिभूति शब्द का प्रयोग होता है। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर और हमारे चैनल के साथ बने रहे। दोस्तों, हमारा YouTube चैनल का नाम @UPSC_Anonymous_Quiz है और हमारा टेलीग्राम चैनल में @UPSC_Anonymous_Quiz नाम का ग्रुप बना हुआ, उसे ज्वाइन जरूर करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो जरूर करें। हमारे फेसबुक पेज @UPSC_Anonymous_Quiz इन सभी चैनल की ज्वाइन और सब्सक्राइब लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, जिसके माध्यम से मैं फॉलो कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनने जा रहा है और कॉल सेंटर की भी व्यवस्था की है, जिसके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं।
यूपीएससी और बाकी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल उपलब्ध है और गूगल पर हमारे चैनल की वेबसाइट भी बनाई जा रही है। चैनल को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।